गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज़ जा रही है आप सभी तक? चलिए ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी। तो जय हिंद सबको। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल ए जेई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे अभी जो चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कंक्रीट चैप्टर मैं कवर कर रहा हूं अभी की केस में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी कवर कर रहा हूं और कंक्रीट चैप्टर प्रॉपर तरीके से कवर किया जा रहा है, जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो रही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, अब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग। बहुत कम चीजें बची हुई हैं इसके अंदर। जैसे अगर बात करी जाए तो अब आज के लेक्चर में मैं जो डिस्कस करूंगा वो एडमिक्सचर की बात करूंगा। अभी तक हमने जो है पढ़ लिया है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कितने टेस्ट थे, कैसे टेस्ट कर रहे थे, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये है शपथ बैच जेईई 2023-24, जो भी टारगेट कर रहे हैं उसके लिए फ्री बैच है ये, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा है। और इसमें चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। माय नेम इज रवि प्रताप राव। चलिए ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते। बस थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग आ जाएं यहाँ पे। तो अब मैं बात कर रहा हूं कंक्रीट की एडमिक्सचर। एडमिक्सचर जो कि नाम से लग रहा है मिक्स में ऐड किया जा रहा है। कंक्रीट चैप्टर में देखा हमने कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, सीमेंट है, वाटर है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है। ये एक मिक्स बन रहा है, इस मिक्स को हम यूज कर रहे हैं कहीं पे। लेकिन अगर इस मिक्स की बात करी जाए तो इस मिक्स के अंदर जो प्रॉपर्टी आ रही है वो प्रॉपर्टी अगर आपको चेंज करनी है तो उसके लिए कुछ और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एडमिक्सचर। यानी आपकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी अगर कुछ और है तो उसके लिए कुछ और ऐड करना पड़ेगा, उसे ही एडमिक्सचर बोलेंगे। तो एनीथिंग एडेड इन कंक्रीट अदर देन बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, इनके अलावा कुछ भी ऐड कर रहे हो आप कंक्रीट के अंदर, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एज एडमिक्सचर। अगर इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए कुछ भी ऐड कर रहे हो आप, तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आप एडमिक्सचर। अब एडमिक्सचर बहुत सारे हैं, बहुत सारे एडमिक्सचर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, मेनली जो है वो 5 टाइप के एडमिक्सचर डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला होगा प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर ये जो मेन है, ये 5 टाइप के यूज होते हैं। बाकी और भी यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो छोटे मोटे हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, and third one is accelerator, fourth one is retarder, and fifth one is air entraining agent। ये 5 टाइप के हम लोग एडमिक्सचर कवर करने जा रहे हैं। और आपको पता हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि एडमिक्सचर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आता है और कुछ खास है नहीं, इसी लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे हम लोग, तो आपका 1 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। बस ध्यान से सुनते जाइए, एकदम आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग उठाते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर आप ढंग से देखें ना तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर। बस ये जो काम होगा, सुपर प्लास्टिसाइजर जो काम करेगा वो प्लास्टिसाइजर से थोड़ा बेटर करेगा, इसलिए सुपर प्लास्टिसाइजर बोल रहे हैं। इन्हें हम लोग वाटर रिड्यूसर भी बोलते हैं, इन्हें हम लोग वाटर रिड्यूसर भी बोलते हैं। तो वाटर रिड्यूसर का मतलब समझ रहे हैं? कम पानी, यानी वाटर की क्वांटिटी को रिड्यूस करता है। तो रिड्यूस तो कैसे भी कर लोगे आप, तो पानी कम डालोगे नहीं, ये वाटर की क्वांटिटी को रिड्यूस करता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज भी नहीं होने देता है, इसलिए इसे वाटर रिड्यूसर बोलते हैं। यानी अगर आपको इस बात को समझिए थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक कंक्रीट बनाया, वर्कबिलिटी टेस्ट कर लिया आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। वर्कबिलिटी टेस्ट कर लिए, मान लीजिए आपने एक कंक्रीट बनाया, कंक्रीट बनाया आपने, मान लीजिए, तो ये लिया आपने, वाटर मिलाया मान लीजिए 60 लीटर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए,
तो उस कंक्रीट के अंदर स्लम वैल्यू, यानी स्लम वैल्यू से क्या पता करते हैं, वर्कबिलिटी। तो वर्कबिलिटी कितनी आई, मान लीजिए 70 मिलीमीटर। अब आप बोल रहे हो कि मुझे जो है स्लम वैल्यू बढ़ाना है, स्लम वैल्यू बढ़ाना है मतलब वर्कबिलिटी बढ़ाना है, तो आपने वर्कबिलिटी बढ़ाना है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना है। यानी 60 लीटर पानी पे ही आपको 80 मिलीमीटर की वर्कबिलिटी चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा? हो जाएगा पॉसिबल। आपको इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर। जब आप प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाओगे तो वे 80 मिलीमीटर वर्कबिलिटी जो मिलनी चाहिए शायद 70 लीटर पानी पे मिलनी चाहिए, लेकिन ये कम पानी पे ही दे देगा। क्यों? क्योंकि ये इनको मिलाने पे ये कैसे काम करते हैं, वाटर रिड्यूसर के तौर पे। अभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, रीजन भी बताऊंगा, पहले इस बात को समझिए। या फिर इस बात को समझाने के लिए मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मान लीजिए कंक्रीट में 60 लीटर पानी मिलाने पे 70 मिलीमीटर वर्कबिलिटी मिलती है, तो उस कंडीशन में ये भी मैं बोल सकता हूं कि 70 मिलीमीटर वर्कबिलिटी जो 60 लीटर पे मिल रही है वो 50 लीटर पे भी मिल सकती है, लेकिन क्या मिलाना पड़ेगा आपको, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर। इसीलिए इन्हें क्या बोला जा रहा है, वाटर रिड्यूसर बोला जा रहा है। दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है, बस इसमें क्या अंतर है अगर आप ध्यान से समझें तो सुपर प्लास्टिसाइजर जो काम करेगा, भाई ये भी वाटर क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहा है, ये भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन ये प्लास्टिसाइजर जो जनरली वाटर रिड्यूसर है ये 10% तक वाटर रिड्यूस करता है, लेकिन सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करोगे तो ये 30% तक वाटर रिड्यूस कर देता है। बस यही मतलब वही काम अच्छे से कर रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। आइए समझते हैं एक एक करके। तो अब दोनों को एक साथ समझते हैं, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर एक साथ समझते हैं। तो पहले पॉइंट तो मैंने इन्हें ये बताया है कि ये दोनों को क्या बोला जाता है, वाटर रिड्यूसर बोला जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि प्लास्टिसाइजर जो होता है रिड्यूसेस 10% वाटर। सुपर प्लास्टिसाइजर जो होता है वो कितना रिड्यूस करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूसेस 30% वाटर। 30% कम पानी पे भी वो सेम प्रॉपर्टी दे सकता है अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर मिला रहे हो तो। क्वांटिटी की बात करें, अगर क्वांटिटी कितना मिलाया जाता है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर अगर आप बात करेंगे तो 0.1 से लेकर के 0.5% तक मिलाया जाता है। 0.1 से 0.5% का मतलब क्या हुआ, 0.1 से 0.5% ऑफ सीमेंट वेट, कंक्रीट के वेट का नहीं, सीमेंट के वेट का। तो सीमेंट जितना भी होगा उसका 0.1 से 0.5% के बीच में इसकी क्वांटिटी ली जाती है, कंक्रीट के अंदर मिलाई जाती है। अभी बात समझें, ठीक है सर, वाटर रिड्यूस करते हैं, कैसे वाटर को रिड्यूस कर दे रहे हैं और सेम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इस बात को समझ लेते हैं। इस बात को समझने के लिए सॉइल मैकेनिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा। सॉइल मैकेनिक्स में आप अगर पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो 3rd चैप्टर आता है मेरे ख्याल से, हाँ 3rd चैप्टर ही है। पहले तो बेसिक्स होंगे सॉइल मैकेनिक्स के, फिर उसके बाद से प्रॉपर्टीज आएगा और 3rd चैप्टर आएगा क्ले मिनरोलॉजी और क्ले स्ट्रक्चर, यानी सॉइल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, क्या मिनरल्स होते हैं, इनके बारे में बताया जाता है। तो उसमें एक बात बताई जाती है कि जो सॉइल होता है वो स्ट्रक्चर जो बनाता है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। हम सारी बातें नहीं डिस्कस करेंगे, अब वहां से 2 पॉइंट उठा रहा हूं मैं। वहां पे सॉइल का स्ट्रक्चर जो बनता है, एक स्ट्रक्चर उसमें यह भी होता है कि वो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है और दूसरा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। बाकी पढ़ने को आप सिंगल ग्रेन, हनी कॉम्ब क्या क्या पढ़ते हो वो मुझे मतलब नहीं है। तो यानी जैसे सॉइल के अंदर स्ट्रक्चर बनता है ना फ्लोकुलेटेड या डिस्पर्स्ड, वैसे ही कंक्रीट जो आप मिक्स प्रिपेयर कर रहे हो उसके अंदर भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है अभी के केस में वो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर बनता है। अब बात समझिए, मैं पूरा फंक्शन बताने जा रहा हूं कि कैसे प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर वर्क करते हैं। अब फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर जो बन रहा है, कंक्रीट के अंदर, वो कैसा होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं है तो जानिए, इधर सॉइल मैकेनिक्स में भी आएगा, तो यहाँ पे भी समझ लीजिए, वहां पे भी समझ लीजिएगा। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है,
पार्टिकल बहुत छोटा है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको। तो ये पार्टिकल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं कैसे, एज टू एज जुड़े होते हैं, एज टू एज जुड़े होते हैं, या फिर एज टू फेज जुड़े होते हैं, एज टू एज जुड़े होते हैं, या फिर एज टू फेज जुड़े होते हैं। शायद ये बात समझ में नहीं आई, चलिए समझाते हैं इस बात को। देखिए ये मान लीजिए पार्टिकल है, एज को मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, ये देखिए ये एज है, ये सारे क्या हैं, एज हैं, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है। व्हाइट कलर जो दिखाया हूं मैं, वो क्या दिखाया हूं मैं, एज दिखाया हूं, एज दिखाया हूं, ठीक है, ठीक बात। अब फेस कौन सा है, फेस देखिए, फेस रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये फेस है, ये पार्टिकल का फेस है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैंने बोला पार्टिकल जो जुड़े होंगे इसमें एज टू एज जुड़े होंगे, देखिए एज टू एज जुड़े हैं, ये देखिए व्हाइट टू व्हाइट, व्हाइट व्हाइट का मतलब क्या हुआ, एज टू एज। अब देखिए यहां पे देखिए रेड और व्हाइट से जुड़े हैं, यानी रेड क्या है, फेस है, और व्हाइट क्या है, एज है, फेस और एज जुड़े हुए हैं। यानी पार्टिकल जो यहां पे जुड़ते हैं वो एज टू एज जुड़ते हैं, एज टू एज जुड़ते हैं। दूसरा कैसे जुड़ सकते हैं, फेस टू एज जुड़ते हैं। यानी ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में पार्टिकल कैसे कंबाइन होते हैं, तो एज टू एज कंबाइन होते हैं या फेस टू एज कंबाइन होते हैं, क्लियर पॉइंट। दूसरा बात, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी पार्टिकल एक दूसरे के साथ जब कंबाइन हो रहे हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है। ऐसे ही हर जगहों पे होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं इनके बीच में, ये भी पॉइंट रख दे रहा हूं क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऐसे करके पूछा जाएगा आपसे कि फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर में कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है। चलिए ये तो सॉइल मैकेनिक्स की कहानी मैंने आपको बता दी, कहानी ये बता दी कि फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें पार्टिकल कैसे कंबाइन होते हैं और कौन सा फोर्स होता है। तो ऐसे ही कंक्रीट के अंदर यही स्ट्रक्चर बनता है। अब होते क्या है, कहानी समझिए। अब आप करते क्या हो, इस कंक्रीट के अंदर जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर क्या ऐड कर दिया आपने, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर। दोनों का काम एक ही है, बस ये काम थोड़ा और अच्छे से करता है, बस इतना सा अंतर है। तो प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर आपने ऐड कर दिया, तो ये करेंगे क्या, कैसे वाटर क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे, ये बस ये करते हैं कि इस फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतना काम करते हैं कि प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर इस फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। अब डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस बात को समझिए। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में कैसे पार्टिकल जुड़े होते हैं, ये पार्टिकल एक लिया आपने, दूसरा पार्टिकल लिया आपने, समझिए बात को। देखिए इसमें पार्टिकल जो जुड़े होंगे ना, आप समझ गए ना, एज किसको बोल रहे हैं, फेस किसको बोल रहे हैं। अब इसमें जो पार्टिकल जुड़े होंगे वो कैसे जुड़े होंगे, वो जुड़े होंगे आपके फेस टू फेस। देखिए पार्टिकल जो जुड़े होंगे ये फेस टू फेस, फेस टू फेस, इसमें एज की कोई कहानी ही नहीं है। इसमें पार्टिकल जो जुड़े होते हैं वो फेस टू फेस जुड़े होते हैं, फेस टू फेस जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल जैसे मान लीजिए, अच्छा फोर्स कौन सा होता है इसमें, अट्रैक्टिव नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कौन सा होगा, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं तो इसमें भी प्लस होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यानी रिपल्सिव फोर्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो इस तरीके से ये जुड़े होते हैं, यानी इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं,
डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। अभी मैं बता रहा हूं फायदा क्या है, इसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग ये नोट कर लें, फ्लोकुलेटेड में पार्टिकल कैसे जुड़े होते हैं, एज टू एज या फेस टू एज। यहाँ पे कैसे जुड़े होते हैं, फेस टू फेस, फेस टू फेस। यहाँ पे एज के थ्रू नहीं जुड़े होते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल ओरिएंटेशन। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में पार्टिकल कैसे कंबाइन होते हैं, फेस टू फेस, या ऑप्शन में क्या होगा, पैरेलल ओरिएंटेशन। इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए ये तो कहानी समझ गए कि फ्लोकुलेटेड किसे बोलते हैं, डिस्पर्स्ड किसे बोलते हैं। अब आगे एक कहानी समझते हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि जब इसमें प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर आप मिलाते हैं, वैसे देखा जाए तो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में बीच में क्या होते हैं, जगह बन जाते हैं। इसमें वाटर जो होंगे, वाटर पार्टिकल को मैं व्हाइट कलर से दिखा दे रहा हूँ, व्हाइट कलर से नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस कलर से। तो वाटर के जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर बाउंड हो जाते हैं, यानी इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं। ठीक, अब क्या होगा, प्लास्टिसाइजर मिलाते ही ये चेंज कर देता है डिस्पर्स्ड। तो डिस्पर्स्ड में क्या होगा कि वो जो पार्टिकल फंसे हुए थे वो किस में आ जाते हैं, वो पार्टिकल, वाटर पार्टिकल किस में आ जाते हैं, फ्री फॉर्म में आ जाते हैं। ये फ्री फॉर्म में आ गए। पहले क्या थे, बाउंडेड थे, चारों तरफ से घिर गए थे, लेकिन ये कन्वर्ट कर दिया स्ट्रक्चर को, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे वो बाउंड वाटर किस में आ गए, फ्री वाटर के फॉर्म में आ गए, जिस वजह से ये काम करने लग गए। अभी यहाँ पे ये वाटर कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे करने लग जाएंगे क्योंकि फ्री फॉर्म में आ गए। तो प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर बस क्या कर रहा है कि बाउंड वाटर को फ्री वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, बस इतना काम कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं ला रहा है। यानी जो वाटर काम नहीं कर रहा था वो काम करने लग जाएगा। जैसे अगर आप यहां देखें, मैंने बोला कि 60 लीटर वाटर मिलाया मैंने कंक्रीट के अंदर, 70 मिलीमीटर वर्कबिलिटी मिल रहा है। तो अब देखिए 60 लीटर ही तो वाटर है, मैंने कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं मिलाया, फिर 80 मिलीमीटर वर्कबिलिटी क्यों बढ़ा, यानी 80 मिलीमीटर क्यों मिल रहा है वर्कबिलिटी, क्योंकि ये 60 लीटर वाटर में कुछ वाटर बॉन्डेड थे जो काम नहीं कर रहे थे, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर की वजह से वो फ्री फॉर्म में आ जाएंगे और वो भी वर्कबिलिटी में इंड्यूस करने लग जाएंगे, जिस वजह से वर्कबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कहानी है प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर की। बात समझ में आ गई, कैसे काम करते हैं ये, क्लियर है। अब बात यह है कि प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर के तौर पे आप मिलाते क्या, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर के तौर पे आप मिलाते क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ज्यादातर। प्लास्टिसाइजर के तौर पे पूछ देगा आपसे, इनमें से कौन सा प्लास्टिसाइजर है, कौन से हैं, कोई बताएगा? बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इन नामों में क्या है कि थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो एक आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और आ जाएगा आपका पॉलीग्लाइकोल एस्टर, एक मिनट, पॉलीग्लाइकोल एस्टर, इससे ना एक मिनट, लिग्नोसल्फोनिक एसिड, कई लोगों को याद होगा, लिग्नोसल्फोनिक एसिड, पॉलीग्लाइकोल एस्टर, ये सब थोड़े टेढ़े मेढ़े नाम हैं, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और भी आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड इसके बाद लिख दे रहा है। ये सारे क्या हैं आपके प्लास्टिसाइजर,
सुपर प्लास्टिसाइजर में कौन कौन से आ जाएंगे? सुपर प्लास्टिसाइजर, चलिए नाम बताइए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं? कोई कमेंट? चलिए सुपर प्लास्टिसाइजर में बात कर लेते हैं फिर। सुपर प्लास्टिसाइजर में आ जाइए। मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनिक एसिड, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी, सल्फोनेटेड मेलामाइन, सल्फोनेटेड मेलामाइन, मेलामाइन, सल्फोनेटेड मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, और तीसरा जो है सल्फोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। तीन तीन नाम मैंने बताए, हालांकि ऊपर वाले में 4 हो गए हैं, इसमें 3 नाम है। मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनिक एसिड, सल्फोनेटेड मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? सुपर प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर जो है 30% तक वाटर रिड्यूस करेंगे और प्लास्टिसाइजर जो है 10% वाटर रिड्यूस करेंगे। क्लियर? सारी कहानी समझ में आ गई आपको प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेटर। अब देखिए एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा मतलब क्या है? कंक्रीट के अंदर अगर आप इसको ऐड करोगे तो हाइड्रेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देगा। तो इट एक्सेलरेट्स द हाइड्रेशन प्रोसेस। और जब हाइड्रेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा ये, तो उस कंडीशन में होगा क्या? आपको स्ट्रेंथ जल्दी मिलने लगेगा। स्ट्रेंथ जल्दी मिलने लगेगा या फिर ज्यादा मिलने लगेगा। जल्दी का मतलब क्या हुआ? जल्दी का मतलब हुआ कि जो 7 दिन पे मिल रहा था वो 3 दिन पे मिलने लग जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? अब क्या मिलाया जाता है? अच्छा ये भी जान लीजिए कितना मिलाया जाता है। क्वांटिटी की बात कर ले पहले। क्वांटिटी जो होता है इसका, ये 2% तक मिलाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। 2% किसका? सीमेंट वेट का। क्या मिलाया जाता है? चलिए नाम बताइए। नाम फिर इंपॉर्टेंट हो गया। एक्सीलरेटर के तौर पे क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? सबसे फेमस जो मिलाया जाता है, कोई बताएगा? सबसे फेमस जो मिलाया जाता है, क्या बनाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड। और इसको मैंने टाइप्स ऑफ सीमेंट में भी बताया था, याद हो तो। सीमेंट के अंदर बोला था कि कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सेलरेटर होता है। कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सेलरेटर होता है जिसको हम डाल रहे थे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, और उस सीमेंट का क्या नाम बोल रहे थे? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और कौन सा होगा? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट भी क्या है? एक तरीके से एक्सेलरेटर है। ये 2 बड़े फेमस नाम हैं, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट। और भी क्या हो सकते हैं? सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? और कुछ नाम, ये 2 नाम तो एटलीस्ट याद रखिएगा ही। और अगर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं आप। तो ये सारे क्या हैं? आपके एक्सेलरेटर। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, याद कर सकते हैं और यहाँ से जरूर आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। एक्सेलरेटर, प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर के नाम थोड़े अजीब थे, लेकिन ये नाम आसान है, ये याद कर सकते। ठीक है, चलें रिटार्डर पे। जल्दी दे देगा स्ट्रेंथ, बस इतनी सी कहानी। चलिए ठीक है, रिटार्डर पे आते हैं। रिटार्डर का काम क्या होगा? रिटार्डर का काम क्या होगा? इट रिटार्ड द हाइड्रेशन प्रोसेस। अब हाइड्रेशन को रिटार्ड करेगा मतलब क्या करेगा? स्लो करेगा। तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रेशन धीमे धीमे होगा। अब जब धीमे धीमे होगा तो यहाँ पे सेटिंग टाइम जो होगा, सेटिंग टाइम वो सेट भी धीरे धीरे होगा, यानी सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। धीरे धीरे सेट होगा यानी ज्यादा टाइम लेगा, तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। और रिटार्डर इसीलिए मिलाया भी जाता है। चलिए क्वांटिटी की बात कर लें।
क्वांटिटी कितना मिलाया जाता है? क्वांटिटी जो मिलाया जाता है इसका 0.1 से 0.2% तक क्या मिलाया जाता है? चलिए अब ये बताइए क्या मिलाया जाता है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आप जानते ही हैं, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए सीमेंट के अंदर क्या मिला रहे थे आप? जिप्सम बोल रहे थे, जिप्सम बोल लीजिए, या इसी को क्या बोल रहे थे आप? कैल्शियम सल्फेट बोल लीजिए। और आपको बता रखा हूं शायद, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2S2 होता है, या फिर ऐसे लिख लीजिए CaSO4 इंटू 2S2। ठीक, और बताइए, और बताइए। शुगर हो गया, शुगर भी क्या है? रिटार्डर है। सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया। स्टार्च हो गया, स्टार्च हो गया। ठीक है, और बताइए। स्टार्च हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं आपके? रिटार्डर। सारे के सारे क्या हैं? रिटार्डर। तो इतने सारे नाम आपको याद जरूर रखने हैं, क्योंकि यहां से एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान आसान चीज हम लोग कवर कर रहे हैं। अब है एयर एंट्रेनिंग एजेंट। एयर एंट्रेनिंग एजेंट एयर एंट्रेन करने के लिए मिलाया जाता है। चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले बात समझे हम लोग, क्वांटिटी कितनी होती है इसकी? एयर एंट्रेनिंग एजेंट जो मिलाया जाता है कंक्रीट के अंदर, वो 0.005 से लेकर के 1% तक मिलाया जाता है। दूसरी बात समझते हैं। अब ये जो मिलाया जा रहा है, इनके तौर पे, एजेंट के तौर पे क्या मिलाया जा रहा है? एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाता है। फिर से नाम याद रखना है आपको, एल्युमिनियम पाउडर, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, और क्या मिलाया जाएगा? सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद नेचुरल वुड रेजिन्स, नेचुरल वुड रेजिन्स, और क्या मिलाया जाएगा? एनिमल्स और वेजिटेबल्स फैटी एसिड्स। ये सारे जो है मिलाए जाते हैं किनके तौर पे? एयर एंट्रेनिंग एजेंट के तौर पे। अब ये करते क्या है? ये जाएंगे कंक्रीट के अंदर, ये एयर एंट्रेन करने लग जाते हैं। ये क्या एंट्रेन करने लग जाते हैं? एयर। अब जब एयर एंट्रेन करेंगे कंक्रीट के अंदर, तो एयर बबल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है सर, एयर बबल्स बन गया कंक्रीट में। सर एयर बबल्स बन गया अगर कंक्रीट में, तो स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? स्ट्रेंथ कम हो जाएगा सर। ठीक है, स्ट्रेंथ कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एयर बबल्स बन गए, स्ट्रेंथ कम हो गया, लेकिन इसके लिए थोड़ी देर मिलाया था मैंने। अब देखिए कहानी क्या है, जो असली रीजन है वो उसके किसके लिए मिलाया था? जब एयर एंट्रेन हो गया इसके अंदर, अब बात समझिएगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आप जो है कंक्रीट बना रहे हैं, ये एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट होगा। इस एग्रीगेट के ऊपर क्या होंगे? सीमेंट पेस्ट जाएंगे, सीमेंट पेस्ट इसके ऊपर भी जाएगा। अब इस पेस्ट के अंदर एयर बबल्स फॉर्म हो गए हैं, तो एयर बबल्स फॉर्म हो गए हैं तो क्या होगा? यहाँ पे दो एग्रीगेट के बीच में यहाँ पे ये एयर बबल्स बन जाएंगे, ऐसे 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 यूनिफॉर्मली बन जाएंगे, चारों तरफ बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? एयर बबल्स बन जाएंगे। अच्छा, एयर बबल्स अगर बन गए, देखिए दो हैं, एक एग्रीगेट ये है, एक एग्रीगेट ये है, इनके बीच में एयर बबल्स अगर हैं, तो ये बताइए दोनों एग्रीगेट स्लाइड अच्छे से करेंगे? या फिर इस बात का जवाब ऐसे दीजिए, बताइए दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? आसानी से स्लाइड करेंगे, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एयर बबल्स आ गए, स्लाइड आसानी से कर जाएंगे। यानी अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो वर्कबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखा आपने क्या हुआ? मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। यानी अगर आप एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिला रहे हो तो वर्कबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ कम होगा लेकिन वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक, हमने इसके लिए भी नहीं मिलाया। अब देखिए असली कहानी, असली रीजन क्या है? फायदा ये भी है, मना नहीं कर सकते। अब क्या होता है, जाइए आप एक्सट्रीम वेदर, कोल्ड वेदर वर्क में, जहां पे आइस का फॉर्मेशन होता है। यानी अब क्या होता है, देखिए ऐसे जगहों पे जा रहा हूं कि आइस का फॉर्मेशन हो रहा है, जम्मू कश्मीर साइड में चले गए हम लोग,
तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आइस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, दिन में टेम्परेचर बढ़ता है। तो रात में टेम्परेचर कम होने की वजह से आइस का फॉर्मेशन होता है और फिर दिन में वो पिघलने लग जाता है, बर्फ जो है पिघलने लग जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। ठीक है, तो अब होगा क्या कि होगा क्या, देखिए इस बात को समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक स्लैब बनाया है, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अब वहां पे क्या हुआ कि ये स्लैब बनाया है, मान लीजिए मैंने। अब इस स्लैब के ऊपर रात का टाइम हुआ, टेम्परेचर जो है कम हुआ, तो यहाँ पे एक आइस का फॉर्मेशन होगा। और जब आइस का फॉर्मेशन होगा तो एक बात बताइएगा, आइस का जब फॉर्मेशन होगा तो अपने वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है सर, यहाँ पे कंक्रीट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं और ये क्या करने लग जाएगा, ये क्या करने लग जाएगा, ये क्या करने लग जाएगा, आइस बढ़ने लग जाएगा। जब बढ़ने लग जाएगा तो इधर जो है आपका एग्रीगेट है, इधर एग्रीगेट है, ये इस पे क्या करने लग जाएगा, धीरे धीरे जब बढ़ने लग जाएगा तो फोर्स लगाने लग जाएगा। लेकिन जो दिन होगा ये आइस फिर पिघलने लग जाएगा, फिर ये फोर्स जो लगा रहा था वो हटाने लग जाएगा, फिर रात को फोर्स लगाने लग जाएगा। ये क्या कर रहा है, एक फटीग बना रहा है, यानी फोर्स को लगा रहा है, फोर्स को लगा रहा है, हटा रहा है, लगा रहा है, हटा रहा है। तो स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये कहां पे दिक्कत देखने को मिल रही है, जहां पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन हो रहा है। तो ये ऐसी जगहों पे, अगर ऐसी जगहों पे मैं पहले से ही एयर बबल्स दे दूं, तो जब आइस बनेगा तो वॉल्यूम को बढ़ाएगा, तो मैंने उसके लिए पहले ही जगह दे दिया है, तो वो बढ़ने के बाद एग्रीगेट पे फोर्स नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा तो नहीं हटाएगा, नहीं लगाएगा नहीं हटाएगा, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। तो इसीलिए एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिलाया जाता है उन जगहों पे जहां पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ये रजिस्ट करता है, इट रजिस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। सही बात, इसीलिए मिलाया जाता है। बात समझ में आ गई। अब फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन अगर हो रहा है, इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। अब ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन बहुत बार बता दिया, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन के चांसेस इस जब आप एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिलाते हो तो कम हो जाता है। ये है कहानी एयर एंट्रेनिंग एजेंट की। हालांकि इसके अलावा भी हम लोग मिलाते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये तो मेन थे ना। इसके अलावा अगर बात करने आ जाओगे आप तो बात कर सकते हो कि सर आप जो है डीपीसी जब बनता है, डैम प्रूफ कोर्स, उसमें डॉक्टर फिक्सिट, ये सारी चीजें मिलाई जाती है। तो वो मिलाई जाती है तो उसके अंदर क्यों मिलाया जाता है, वो वाटर को रोक सके। तो वाटर को रोक सके तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एडमिक्सचर होता है, उसे भी एडमिक्सचर बोल दिया जाएगा। उसमें बिटाइल स्टेरेट मिला लो, विटामिन मिला लो, पेट्रोलियम वैक्स मिला लो, इमल्सन मिला लो, वो क्या करेंगे, वो भी वाटर को रोकेंगे। वो भी हो गए आपके एडमिक्सचर। एडमिक्सचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मेन नहीं होता है, इसलिए उनको डिस्कस नहीं किया जाता है। जो मेन होते हैं उनको डिस्कस कर दिया जाए। क्लियर माय पॉइंट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, एडमिक्सचर पूरा कवर कर लिया हमने। अब कल के क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कर लेते हैं कल के क्लास में। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट कवर करेंगे। बाकी आप जेईई की तैयारी, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल के क्लास में 12 बजे सेम टाइम, जरूर आइएगा।